नमस्कार। इस स्पेशल बुलेटिन में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं दीपिका। 29 सीटों पर कौन उम्मीदवार? मध्य प्रदेश बीजेपी के अंदर इन दिनों ये सवाल बेहद सरगर्मी से पूछे जा रहे हैं। किसी को पक्का पता नहीं है, लेकिन भरोसेमंद सूत्रों के मुताबिक छनकर जो खबर निकलकर सामने आई है, उनके कुछ चीजें जरूर पुख्ता हो रही हैं। वैसे कुछ हैवीवेट्स के नाम पक्के बताए जा रहे हैं, लेकिन इन पक्के नामों की सीटें कौन सी होंगी और इसी पर कुछ जगहों पर कयास भी है। आज हम आपको कई अहम सीटों की एक्सक्लूसिव डिटेल देंगे और इसी पर मेहमानों के साथ बातचीत भी करेंगे। तो हम देखिए ग्राफिक्स के जरिए आपको बता रहे हैं कि किस सीट से किस उम्मीदवार को चुनावी मैदान में उतारा जा सकता है। राज्य में नेतृत्व परिवर्तन के बाद ये पहला चुनाव है और सभी हैवीवेट्स को एक साथ संतुष्ट रखना अपने आप में एक बड़ा चैलेंज होगा। देखिए एमपी में बीजेपी की क्या क्या चुनौती रहने वाली है, पार्टी में हाल ही में आए नेताओं को कहां से क्या स्पेस दिया जाएगा और पार्टी का अपना ही 29 में से 29 सीटें जीतने का टारगेट है। राज्य की ज्यादातर सीटों पर कई दावेदार हैं और राज्य में नेतृत्व परिवर्तन के बाद ये पहला चुनाव है, अपने आप में एक बड़ा चैलेंज होगा और सभी हैवीवेट्स को एक साथ संतुष्ट रखना, बैलेंस करना अपने आप में एक बड़ा चैलेंज रहता है और पार्टी में हाल ही में आए नेताओं से परफॉर्म भी करना होगा। तो गुंजन चौक से बीजेपी की प्रवक्ता है हमारे साथ जुड़ रही हैं। गुंजन चौक से जी बहुत बहुत धन्यवाद हमें समय देने के लिए। गुंजन जी, 29 की 29 सीटें जीतने का ये टारगेट लेकर आप लोग चल रहे हैं, सब कुछ सेट हो गया है, किसे कहां से उतारना है? देखिए दीपिका जी, जो टारगेट है वो 29 का टारगेट नहीं है। टारगेट है कि पूरे ओवरऑल मध्य प्रदेश का जो विकास है, मध्य प्रदेश की जनता का जो विकास है, हर क्षेत्र का विकास है, हर वर्ग का विकास है, वो एक ऐसी सरकार के हाथों में हो जिस सरकार का विजन, जिस सरकार की नीति, जिस सरकार की नीयत और जिस सरकार के जो नेता हैं उनका एक ही विजन हो, वो हो जनता का विकास, जनता की सेवा। ना कि अपितु एक ऐसे पार्टी के हाथ में जा पाए एक भी क्षेत्र हमारे प्रदेश का जहां विजन हो, जहां नियत हो और नीति हो सिर्फ और सिर्फ अपने परिवार का विकास। तो भारतीय जनता पार्टी का जो फोकस है वो ये है कि एक ऐसे प्रतिनिधियों का चयन हो हर एक क्षेत्र से जिस प्रतिनिधि के अंदर योग्यता हो, सक्षमता हो, जो प्रतिनिधि समृद्ध हो, सक्षम हो, संवेदनशील हो, जिसमें सामूहिकता का भाव हो और जिसमें से ईमानदारी हो और सेवा भाव हो। जनता के लिए जो नेतृत्व की नीयत से आता है, जो राष्ट्र हित की नीयत से आएगा, वो प्रतिनिधि का चयन भारतीय जनता पार्टी कर रही है और बहुत जल्द वो प्रतिनिधि का नाम आपके और हम सबके समक्ष होगा। पार्लियामेंट्री बोर्ड जो डिसीजंस लेता है, यही ताकत है भारतीय जनता पार्टी की। यहाँ जो निर्णय है वो सामूहिकता के साथ लिया जाता है, एकता के साथ लिया जाता है, विचार विमर्श करके लिया जाता है और सभी कार्यकर्ता के तौर पर एक दायित्व दिया जाता है उन प्रतिनिधियों को कि और उनका एक ही काम होता है कि कार्यकर्ता के तौर पर जो दायित्व उन्हें दिया है उसे वो पूरी निष्ठा से, पूरी सेवा भाव से पूरा करें और जनता के बीच उसी विजन से और उसी भाव से उतरे जिस भाव से हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि राष्ट्र हित की जो परिकल्पना 2047 में विकसित राष्ट्र की है, जो राम राज्य की संकल्पना की है भारतीय जनता पार्टी ने, इसे साकार कैसे करना है ये चुनाव में आप देखेंगे। ठीक है जितेंद्र मिश्रा जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमें समय देने के लिए। जितेंद्र जी, गुंजन चौक से जी को आप सुन रहे थे, राम राज्य की वो परिकल्पना के साथ अपने मिशन को वो आगे लेकर जा रहे हैं। छिंदवाड़ा में सबसे ऊंचा हनुमान जी का मंदिर है, एकमात्र वो सीट आपके पास है, उसे बचाना है, वो भी कहीं ना कहीं एक बड़ा चैलेंज। जिस तरीके से बीजेपी की तैयारी है, कितनी बड़ी चुनौती आप मानते हैं? देखिए दीपिका, सबसे पहली चीज तो भारतीय जनता पार्टी छिंदवाड़ा को लेकर आज से प्रयासरत नहीं है। 77 से लगातार प्रयास कर रही है कि किसी तरीके से छिंदवाड़ा सीट पर वो अपना परचम लहरा सके। लेकिन छिंदवाड़ा में जो विकास है वो कमलनाथ के नाम लिखा जाता है, जो विकास है वो कांग्रेस की सरकार के नाम लिखा जाता है। निश्चित तौर पर हमारी तैयारी चल रही है, लोकसभा में ज्यादा से ज्यादा सीट में जीतने का प्रयास कांग्रेस कर रही है और उसकी रणनीति हमने बना ली और जनता का प्रतिसाद भी मिल रहा है। जिस तरीके से आप ये देखेंगे कि नगरीय निकाय के चुनाव हो, भारतीय जनता पार्टी के पास बहुत सारे नगर निगम में महापौर हुआ करते थे, कांग्रेस के पास एक भी महापौर नहीं था।
आज अगर 5 कांग्रेस ने महापौर जीते हैं और 7 भारतीय जनता पार्टी ने महापौर हारे हैं, तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी से मध्य प्रदेश में खास तौर से मोह भंग होता दिख रहा है। भारतीय जनता पार्टी में जिस तरह की आज राजनीति हो रही, बात राम राज्य की जाती है, लेकिन राम राज्य पर कहीं भी चलने का प्रयास किया जा रहा है। आज आप ये देखिए, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, जनता सवाल पूछने के लिए खड़ी है, तभी भारतीय जनता पार्टी में प्रत्याशियों को बदलने का संघर्ष जारी है। भारतीय जनता पार्टी 6 लोगों को चुनाव से हटा करके विधानसभा लड़ा चुकी, या तो विधानसभा में कमजोरी थी या लोकसभा में चुनाव जीतने वाले चेहरे नहीं थे। ये अभी खबरें चल रही भारतीय जनता पार्टी को, उसमें भी सांसदों की सीट बदलने की बात की जा रही। ये रामराज होता है? अरे रामराज ये होता है कि जो वादा कर दिया उसको निभाना पड़ेगा आपको। आज महंगाई की क्या दशा है इस देश में, जवाब पूछ रही जनता, अब देश में देना पड़ेगा मोदी सरकार को। 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने की बात की थी आपने, आज 10 करोड़, 10 साल में 20 करोड़ लोगों को रोजगार के सवाल पूछेगी जनता। हम मजबूती के साथ जनता के साथ खड़े, उन सवालों को लगातार खड़ा कर रहे। आपने देखा होगा कर्नाटक में ये हनुमान जी को मंच पर ले आए थे, लेकिन जनता विकास पर अड़ी रही। हिमाचल में जनता विकास पर अड़ी रही, परिणाम आपके सामने। जितेंद्र जी, अभी हिमाचल के बारे में बात मत करिएगा। एक क्लियर मैंडेट होने के बावजूद राज्यसभा चुनाव में जो आप लोगों के हालात हुए ना, तो उस पॉइंट को तो आप टच ही मत करिए। खैर, मैं लौटूंगी आपके पास। गुंजन जी, भारतीय जनता पार्टी के चुनी हुई सरकारों के विधायकों को खरीदना, तो ये आपका फेलियर है ना सर। आप लोग अपने विधायकों को नहीं संभाल पाते हो, अपनी भी तो गलती को आप स्वीकार करिए। रामराज की बात ये कर रही है, वो रामराज का उदाहरण दे रहा हूं मैं आपको। ठीक है, इस तरीके से रामराज लाया जाता है। किसानों के लिए 5 कानून लाए, उसको इनको बदलना पड़ा। किसानों के कानून से किसान खुश नहीं, इस सरकार से नौजवान खुश नहीं, इस सरकार से किसान खुश नहीं, नौजवान खुश नहीं, और तो और जो महिला गृहस्थी चलाती है उसको। ठीक है जितेंद्र जी, मैं लौटूंगी आपके पास। गुंजन जी, छिंदवाड़ा को डहाने के लिए, क्योंकि बाकी सीटों पर तो आप लोग आश्वस्त है, काफी कॉन्फिडेंट नजर आते हैं, छिंदवाड़ा को डहाने के लिए क्या स्ट्रैटेजी रहने वाली है? देखिए दीपिका जी, जैसे मैंने कहा, एक मोटो है भारतीय जनता पार्टी का, वो है सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास। ये मोटो नहीं है, ये आधार है, भारतीय जनता पार्टी की नींव है, और इसी आधार पर सामूहिकता से सब आगे बढ़ रहे हैं। एक छिंदवाड़ा जैसा जो क्षेत्र है, वहां भी भारतीय जनता पार्टी की कोशिश है कि वो भी उतना ही विकसित हो जैसे कि बाकी क्षेत्र होते आ रहे हैं आज तक। इसीलिए इस बार 29 की 29 सीट पूरी भारतीय जनता पार्टी को मिलेगी, और ये विश्वास भारतीय जनता पार्टी का जनता ने दिलाया है, क्योंकि जनता ने जिस तरह 2023 में अपना प्यार और आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को दिया है, 20 वर्षों से जिस तरह जनता भारतीय जनता पार्टी को अपना आशीर्वाद देती आ रही है, और स्पेशली अगर मैं 2023 के चुनाव की बात करूं, तो जिस तरह जनता ने करारी हार दी है कांग्रेस को और भारतीय जनता पार्टी को 163 सीट से जो दिलाया है, जीत दिलाई है, ये दिखाती है कि जनता का आशीर्वाद, जनता का प्यार किसके साथ है। जनता जान चुकी है कि कांग्रेस का एजेंडा क्या है। कांग्रेस का एजेंडा है सिर्फ और सिर्फ विकास, वो भी अपने परिवारों का विकास। कांग्रेस का एजेंडा है विभाजन। उस विभाजन में वो कभी धर्मों के नाम पे जनता को बांटते हैं, कभी जाति के नाम पे जनता को बांटते हैं, लेकिन ये एजेंडा जो विभाजन का था वो उन पर भारी पड़ चुका है। जिस तरह कांग्रेस आज विभाजित है, जिस तरह कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व आज विभाजित है, वो क्या जनता का विकास करेगी पार्टी जिसका अपना अस्तित्व इतने खतरे में है। आज हिमाचल प्रदेश की बात की जितेंद्र जी ने, और आपने भी उन्हें टोका, तो ये दिखाता है कि कैसे कि कांग्रेस धीरे धीरे हर एक प्रदेश से अपना अस्तित्व खोती जा रही है। जी जितेंद्र जी, आपने कहा कि छिंदवाड़ा को बीजेपी नहीं फतेह कर पाएगी क्योंकि वहां पे विकास हुआ है। क्या विकास का दायरा सिर्फ छिंदवाड़ा तक रहा है? और आपने तमाम ज्वलंत मुद्दों को गिनाया, बेरोजगारी और महंगाई, ये मुद्दे वाकई में है। अगर इन मुद्दों को लेकर आप लोग जनता के बीच जाते हैं तो जनता आप लोगों के ऊपर भरोसा क्यों नहीं करती है सर? नहीं, देखिए, सवाल इस बात का है कि वोट विकास के नाम पर चुनाव ले नहीं जाते। भारतीय जनता पार्टी हरदम धर्म के नाम पर चुनाव लड़ती, और अब तो धर्म का मामला भी खत्म हो गया। राम मंदिर की स्थापना हो चुकी है, राम जी की स्थापना हो चुकी है। अब कौन से मुद्दे पर आप वोट मांगेंगे? अब तो विकास पर आना पड़ेगा। प्रभु श्री राम भारतीय जनता पार्टी के हर एक कार्यकर्ता। गुंजन जी प्लीज उन्हें आप बोलने दीजिए, मैं आपके पास लौटूंगी प्लीज। नहीं, देखिए, मेरे को पूरी बात कर लीजिए। जी जी, मेरा ये कहना है कि इस बार चुनाव का मुख्य एजेंडा विकास है।
10 साल तक जनता ने आपको वोट दिया है, अब कम से कम आपसे हिसाब मांगने का समय है। इस देश को उद्योगपतियों का कर्जा माफ हो सकता है और किसान लगातार आत्महत्या कर रहा है। सवाल पूछेगी जनता। 2017 में स्वामीनाथन रिपोर्ट की बात की थी, किसान की आमदनी दोगुनी की बात की थी, आज किसान आत्महत्या कर रहा है। महंगाई का मैंने आपसे जिक्र किया, बेरोजगारी का जिक्र किया। इस देश में सीमा भी सुरक्षित नहीं है, चाइना अंदर घुस चुका है और देखिए बेशर्मी इतनी सरकार की, स्वीकार करने को तैयार नहीं है। ये जनता समझती है 2024 का दौर है, बहुत गुमराह कर लिया, अब जनता विकास पे वोट मांगेगी। हमने देखा है कि हमारे नगरीय निकाय में लगातार बढ़त मिली, हमारे स्थानीय निकायों में लगातार बढ़त मिली, और जो आदिवासी अंचल है वो भी ठगा सा महसूस कर रहा है। क्योंकि खासतौर से मैं मध्य प्रदेश का जिक्र करूं, मध्य प्रदेश सरकार ने उसके विकास की बात तो दूर, उसके लिए जो स्पेशल फंड आता था वो भी कहीं ना कहीं दूसरी जगह इस्तेमाल कर लिया। इसीलिए चंबल मालवा में आपकी हालत खराब हुई। निश्चित तौर पर अमित शाह जी लगातार प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अब की बार आपको 400 पार नहीं जाने देगी इस देश की जनता, क्योंकि जनता के नजर में आपका कलेवर उतर चुका है। आप जब भी हिंदुस्तान में महंगाई की बात करो, पाकिस्तान की बात करते हो, कभी राम मंदिर की बात करते थे, लेकिन अब तो विकास पर घेर दिया गया है। जो एक 150 सांसदों को आप बात बाहर निकाल रहे हो, जो 150 सांसदों को आप सदन से निष्कासित कर रहे हो, उसके पीछे भी जनता समझती है कि कहीं ना कहीं विपक्षी दलों को बोलने नहीं दिया जा रहा। सड़क पे आंदोलन करते हैं तो जेल में ठूस दिया जाता है। ईडी और सीबीआई का कितना डर बताओगे? सब खत्म हो गया, 2024 आपके सामने आने वाला है। जी, देशदीप सक्सेना जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, समय देने के लिए। बीजेपी पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट है और बाकायदा स्ट्रैटेजी में लगी हुई है, और कांग्रेस की तरफ से भी दावा किया जा रहा है, कई आरोप भी लगाए जा रहे हैं। क्या लगता है इस पर किस रणनीति के तहत बीजेपी और कांग्रेस चुनावी मैदान में ताल ठोकने वाली है? देखिए, रणनीति तो हमें सामने दिख रही है। बीजेपी की रणनीति तो बिल्कुल साफ दिख रही है कि उनके जो मेन मुद्दे हैं या मेन मुद्दे थे उनके, वो राम मंदिर था। उनका कहना है कि राम की प्रतिष्ठा, प्राण प्रतिष्ठा हो गई है वहां मंदिर में। एक कम्युनल मुद्दा है भारतीय जनता पार्टी के लिए। बाकी भी बहुत सारे मुद्दे हैं जो अभी थोड़ी देर पहले यहीं इसी डिबेट में डिस्कस हो रहे थे, जैसे महंगाई का मुद्दा है या बेरोजगारी का मुद्दा है। मुद्दे तो हैं ये, लेकिन मुझे लगता है कि इन मुद्दों को लेके कुछ एक सशक्त तरीके से वो नैरेटिव सेट नहीं हो पाता है किसी भी चुनाव के दौरान, चाहे वो हमने विधानसभा चुनाव के दौरान देखा हो या अभी लोकसभा चुनाव के दौरान। और चूंकि ये नैरेटिव सेट करना है कांग्रेस को, तो एक तरीके से यही कहा जाएगा कि ये कांग्रेस की विफलता है कि वो मुद्दे हैं उनके पास, वो उन मुद्दों के बारे में बात करती है, टीवी डिबेट्स में बात करती है या अपने धरने प्रदर्शन में बात करती है, लेकिन उन मुद्दों को जनता के मन में नहीं बिठा पाती। किसी ना किसी उनकी कोई ना कुछ वीकनेस है, वो जो भी वीकनेस हो, वो प्रचार प्रसार की वीकनेस हो, वो मीडिया में उन मुद्दों को एक सशक्त तरीके से उठाने की कमजोरी हो, लेकिन कुछ ना कुछ कमजोरी है कि ये मुद्दे होते हुए भी इन मुद्दों को उठाया नहीं जा सक रहा है। तो स्ट्रेटेजी है दोनों की। बीजेपी की स्ट्रेटेजी चुनाव लड़ने में हमने पिछले कुछ सालों से देखा है कि बहुत ही पावरफुल तरीके से चुनाव लड़ती है बीजेपी, और एक ऐसी वेल ऑयल्ड मशीन बन गई है बीजेपी जो कहते हैं कि 12 महीना 24 घंटे वो इलेक्शन मोड में रहती है भारतीय जनता पार्टी। वहीं कांग्रेस हमने देखा है पिछले कुछ समय से उसकी जो संगठनात्मक क्षमता है वो थोड़ी वीक हुई है, और ये जो कुछ मुद्दे हैं वो मुद्दे इस चुनाव में भी हमने देखेंगे कि ये हावी रहेंगे। तो कुल मिलाकर बीजेपी प्रोग्रेसिव है और कांग्रेस जो है अपनी गलतियों से भी वो नहीं सीख पा रही है। देशदीप जी, मैं लौटूंगी आपके पास। गुंजन जी, तैयारी आप लोगों की पूरी है, कब तक पहले लिस्ट जारी होगी? ये भारतीय जनता पार्टी है जहां पर एक कार्यकर्ता, चाहे छोटा बूथ लेवल का हो या वरिष्ठ मंत्री, सबको अपने अपने दायित्व दिए जाते हैं उसकी योग्यता के आधार पर। तो बहुत जल्द आपके और हम सबके सामने भी एक ऐसे प्रतिनिधि होंगे, जिस तरह मैंने पहले बताया, जो समृद्ध होंगे, जिसमें सेवा भाव होगी। दूसरी बात, मैं जितेंद्र जी की पहले एक बात का जवाब देना चाहूंगी। उनका कहना था कि हमने धर्म के नाम पे, प्रभु श्री राम के मंदिर के नाम पे चुनाव की रणनीति बनाई है। तो जितेंद्र जी की मैं इस बात का
पूरा खंडन करना चाहूंगी। प्रभु श्री राम अगर किसी रणनीति का या राजनीति का पार्ट कांग्रेस के लिए होते होंगे, लेकिन प्रभु श्री राम भारतीय जनता पार्टी के लिए, भारतीय जनता पार्टी के हर एक कार्यकर्ता के लिए आस्था का विषय है। इन्होंने विकास की बात की तो मैंने विकास पे कुछ आंकड़े बताना चाहूंगी। 2003 से पहले का मध्य प्रदेश और 2023 का जो मध्य प्रदेश है उसके पूरे रूप और प्रारूप में जो बदलाव आया है वो मैं जनता को बताना चाहती हूँ। 2003 से पहले मध्य प्रदेश का जब नाम लिया जाता था तो इसे लापता प्रदेश कहते थे, इसे बीमारू राज्य कहते थे। क्यों कहते थे? क्योंकि ना यहाँ बिजली थी, ना पानी थी, ना सड़कें थी, यहाँ के बच्चे कुपोषित थे। ये 20 सालों में भारतीय जनता पार्टी ने इस मध्य प्रदेश को, अब बेशक गुंजन जी आप लोगों ने पूरी कोशिश की है, लेकिन दिल मांगे मोर युवा जो है आज भी कहीं ना कहीं सड़कों पर है, और एनसीआरबी के आंकड़े क्या है वो भी आप भली भांति जानती है। एनीवेज वो एक अलग टॉपिक है। एक और सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगी, जो विधानसभा चुनाव में आप लोगों की तरफ से चौंकाया गया है कैंडिडेट को लेकर, क्या लोकसभा चुनाव में भी ऐसा कुछ हो सकता है? दीपिका जी आपकी आवाज नहीं आई। जी, सवाल ये था, विधानसभा चुनाव में जिस तरीके से आप लोगों ने चौंकाया था, क्या लोकसभा चुनाव में भी कुछ ऐसा ही सरप्राइजिंग नामों का ऐलान हो सकता है? ये व्यक्ति नहीं, विचार प्रमुख पार्टी है, तो जो भी विचारधारा के इस तहत आएगा, जो भी सामूहिकता से पार्लियामेंट्री बोर्ड इसका निर्णय लेगा, वो नाम सामने आएंगे। ये कांग्रेस नहीं है कि सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी ने दिल्ली से नाम बता दिए, या छिंदवाड़ा से नकुलनाथ जी और कमलनाथ जी नाम की घोषणा करते हैं, जो हमने 2023 के चुनाव में देखा। कमलनाथ जी के बयान पे मैं आपको गौर फरमाना चाहूंगी कि जहां उन्होंने कहा था कि नकुलनाथ जी प्रतिनिधि का नाम का ऐलान करेंगे छिंदवाड़ा का। ये कांग्रेस नहीं है जो दिग्विजय सिंह जी एक अलग चला रहे हैं, अब एक जीतू पटवारी नाम उसमें जुड़ गए, एक अलग कांग्रेस चला रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी है, ये सामूहिकता के साथ निर्णय लेगी और बहुत जल्द प्रतिनिधियों का नाम जनता के बीच आएगा, जो जनता की सेवा के लिए उपलब्ध होगा। ठीक है, जितेंद्र मिश्रा जी, अभी जो आपके मध्य प्रदेश में आला कमान है, दिग्विजय सिंह, कमलनाथ, जीतू पटवारी, इन तीनों का समन्वय सब ठीक ठाक है, और किसकी चलने वाली है सर? देखिए दीपिका जी, सबसे पहली चीज तो मुझे दो बातें समझ में आई। एक तो आपने भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से पूछा कि किसके नामों का ऐलान कब होगा। दूसरी चीज ये है कि मध्य प्रदेश में विकास की इबारत गिना रही थी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। 4 लाख करोड़ रुपए से ऊपर का कर्ज है मध्य प्रदेश पे। कांग्रेस ने 2003 में 33,000 करोड़ के कर्ज में प्रदेश सौंपा था आपको। 4 लाख करोड़ का विकास दिख रहा है कहीं? मध्य प्रदेश में कौन सी योजना दिख रही है आपको जिसने सफलतापूर्वक काम किया हो? आपने स्टार्टअप इंडिया को फेल किया, आपने स्टैंड अप इंडिया को फेल किया, आपका मेक इन इंडिया नहीं चला, आपने किसानों के साथ धोखाधड़ी की, आपने नौजवानों के साथ धोखाधड़ी की। किस बात में 4 लाख करोड़ रुपया कहाँ खर्च हुआ, विकास बताइए तो आप। दूसरी चीज, अभी कह रही थी कि व्यक्ति नहीं विचार महत्वपूर्ण होता भारतीय जनता पार्टी में 2 व्यक्ति ही महत्वपूर्ण है, जो पर्ची भेजते हैं और भजन लाल शर्मा का नाम सामने आ जाता है। जितेंद्र मिश्रा जी, आप उनकी छोड़िए ना, वो जो भी एक्सपेरिमेंट करते हैं, जो भी कोशिश करते हैं, वो सफल होती है। आप लोग बताइए, कब तक आप लोगों के नामों पर मोहर लगेगी? क्या स्ट्रैटेजी है, कुछ तो बताइए। हमारी स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हो गई, हमारे पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट सबमिट हो गई, तीसरी बैठक राहुल जी की यात्रा के बाद संपन्न होगी और तुरंत नामों की सूची आपके सामने आ जाएगी। सारी चीजें फाइनल हो गई। हमारी सर्वे रिपोर्ट, हमारे पर्यवेक्षक, हमारे कार्यकर्ताओं के जो सर्वे पे रिपोर्ट आनी थी वो भी आ गई है। इस हफ्ते के बाद जैसे ही राहुल जी की यात्रा मध्य प्रदेश से बाहर जाएगी, वैसे ही हमारी स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक होगी और प्रजातांत्रिक आधार पर हमारे यहाँ चुनाव होता है और सूचना आपके साथ आती है। हमारे यहाँ कोई पर्ची सिस्टम नहीं है कि साहब पर्ची खोल दिया। ठीक है, आपने जिक्र किया है कि राहुल गांधी की जब यात्रा मध्य प्रदेश से बाहर जाएगी तब ऐलान होगा। कहीं ये भी इंतजार तो नहीं करें कि कुछ लोग पार्टी छोड़कर जाएंगे तब जाके नामों का ऐलान होगा? नहीं, देखिए, पार्टी छोड़कर जाने का तो अब सवाल पैदा नहीं होता। जो जाना था, अच्छा, पहले था, यानी कि पहले था जितेंद्र जी। बिल्कुल, 2018 में निश्चित तौर पर हमारे लोगों ने भारतीय जनता पार्टी ने खरीदा। पैसे के दम पर हमारे विधायकों को तोड़ा गया। आज भी आपने देखा जितेंद्र जी, आपका कहना है कि आपके यहाँ लोग पैसे के लिए इंतजार कर रहे होते हैं। इस राजनीति में हम भरोसा नहीं करते। हम सिर्फ विकास के नाम पर चुनाव में जाते हैं और अपनी सरकार का लेखा जोखा रखते हैं। लेकिन इस बार 10 सालों का हिसाब पूछेगी
भारतीय जनता इस पार्टी से, और इसका जवाब देना मुश्किल होगा। ठीक है जितेंद्र जी, बस एक और सवाल आपसे। आपने 2018 का जिक्र किया है, मैं एक हफ्ते पहले की बात कर रही हूं। जो सियासी घमासान, जो सियासी पारा देखने को मिला था राजधानी भोपाल वाया छिंदवाड़ा होते हुए दिल्ली तक, वो अब शांत हो गया है। देखिए, उसमें कमलनाथ जी ने स्पष्ट कहा कि मैंने किसी मीडिया वाले से ये बोला हो कि मैं भारतीय जनता पार्टी पे जा रहा हूं, तब तो मैं सफाई दूं। आप अपने मन से सवाल उठाते, अपने मन से जवाब मांगने लगते, इसका जवाब दिया जाना उचित नहीं था। आपने तो मीडिया को आरोप प्रत्यारोप के घेरे में डाल दिया जितेंद्र जी। किसी तो कार्यकर्ता विपक्ष से पे कुछ आरोप नहीं बचता है तो मीडिया को ही घेर लेना चाहिए। मिश्रा जी, ये बताइए जरा कि कौन बोलता है कि मैं जा रहा हूं? नकुल नाथ ने क्यों अपने बायो से कांग्रेस का नाम हटाया था? आप लोग खुद मौका देते हो ना, तो सवाल तो पूछेंगे हम लोग। देखिए, सवाल इस बात का है कि कमलनाथ जी अगर किसी से मिलते हैं तो उसको भारतीय जनता पार्टी में जाना नहीं कहते। छिंदवाड़ा के विकास के लिए सरकारों में जाएंगे, सरकार के प्रतिनिधियों से बात करेंगे, सभी जाते। हमारी सरकार थी, भारतीय जनता पार्टी के लोग हमारे साथ आते थे, बात करते थे, विकास के लिए राज्य ले जाते थे। तो उस चीज का तो पटाक्षेप जब हो गया, जब उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि मैंने किसी से संपर्क नहीं किया, मेरे से किसी ने संपर्क नहीं किया, तो मुझे लगता है वो तो बात खत्म हो चुकी है। लेकिन अब ये चुनाव की बात है, सारे के सारे लोग जो आपने सवाल पूछा है, दिग्विजय सिंह हो, सुरेश पचौरी हो, चाहे प्रदेश अध्यक्ष अरुण यादव हो, प्रभारी जितेंद्र सिंह हो, कमलनाथ जी हो, एकजुटता के साथ इस लोकसभा चुनाव में उतरेंगे। और चलिए, जैसा आप बोल रहे हैं, उम्मीद करते हैं कि वैसे ही हो। देशदीप जी, मैं आपसे माफी चाहूंगी, थोड़ा देरी से मैं आपके पास आ रही हूँ। क्या लग रहा है आपका, जिस तरीके से आपका आकलन क्या कहता है लोकसभा चुनाव को लेकर? देखिए, मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश में, या फिर कहें कि संपूर्ण हिंदी पट्टी में जो काउबर्ड कहलाती है, या जो ये जो हिस्सा है जहाँ हिंदी बोली जाती है देश के इस हिस्से में, वहाँ भारतीय जनता पार्टी की अच्छी पोजीशन है। और हमने विधानसभा के चुनाव में हाल ही में देखा कि किस तरीके से छत्तीसगढ़ हो या मध्य प्रदेश हो, बीजेपी ने बहुत अच्छा उसका जो आउटपुट रहा है वो अच्छा रहा है। चुनाव के पहले ऐसा लग रहा था कि कांग्रेस कुछ करिश्मा कर सकती है, लेकिन जो रिजल्ट्स आए वो बिल्कुल एकदम अनएक्सपेक्टेड आए। इवन बीजेपी को भी शायद इतनी सारी सीटों का एक्सपेक्टेशंस नहीं था। तो उससे लगता है कि जो मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सिचुएशन अच्छी है। कांग्रेस को बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी बीजेपी से फाइट करने में। संगठन, हमने अभी थोड़ी देर पहले बात करी कि किस तरीके से जो ऑर्गेनाइजेशन है भारतीय जनता, उसको अगर हम कंपेयर करें मध्य प्रदेश में, तो कांग्रेस का संगठन थोड़ा वीक लगता है। उसके पास उतने रिसोर्सेज भी नहीं है, बड़े नेता नहीं है, तो थोड़ा बिखराव है, अपना नैरेटिव अच्छे से सेट नहीं कर पाती। ये मुद्दे हैं, लेकिन उनको कांग्रेस की ये समस्या लंबे समय से चली आ रही है ना, वो इस पे काम कर रहे हैं, क्योंकि ये समस्या बार बार सामने आ रही है। आपने मुद्दों का जिक्र किया था, क्या चुनावों में मुद्दे हावी होते हैं? देखिए, मुद्दे हावी होते हैं, नहीं होते हैं। जो मुद्दे हावी होना चाहिए वो होना चाहिए, लेकिन कुछ नैरेटिव इस तरीके से होते हैं। जैसे अभी हम राम मंदिर की बात कर रहे थे, तो इसमें कोई शक नहीं कि वो एक बीजेपी का एक बड़ा एक हम कहें पॉलिटिकल एक एजेंडा था, और उसको उन्होंने बड़े ही डोमिनेटिंग तरीके से पूरे देश में उसको फैलाया। इसमें कोई शक नहीं कि उस मुद्दे से बाकी मुद्दे एकदम गौण हो गए, छुप गए, छोटे हो गए। तो एक नैरेटिव सेट करने की बात होती है। फिर मैं कहूंगा कि ऐसे मुद्दे हैं जैसे बेरोजगारी, क्यों नहीं मुद्दा होना चाहिए? बेरोजगारी एक बहुत बड़ी समस्या है। जो मध्य प्रदेश, बार बार बीजेपी बोलती है कि मध्य प्रदेश बीमारू राज्य था। मैं कह रहा हूं मध्य प्रदेश बीमारू राज्य अभी भी है। ये बीजेपी ने अगर उसकी परिभाषा बदल दी है बीमारू राज्य की तो बात अलग है, लेकिन मध्य प्रदेश बीमारू राज्य था। अभी भी हम जानते हैं कि मध्य प्रदेश में आदिवासियों की स्थिति क्या है, शेड्यूल कास्ट की स्थिति क्या है, या बाकी मध्य प्रदेश में कितना कर्ज है। जितना मध्य प्रदेश का बजट है, उस बजट फिगर से ज्यादा मध्य प्रदेश के ऊपर कर्ज है। कई लोगों की तनख्वाह नहीं मिल रही सरकारी कर्मचारी मध्य प्रदेश में। लेकिन ये वो मुद्दे हैं, फिर मैं कहूंगा कि ये वो मुद्दे हैं जो जनता को कन्विंसिंग तरीके से कांग्रेस नहीं पहुंचा पा रही है। इन महंगाई को, बेरोजगारी को मुद्दा बनना चाहिए, बाकी भी मुद्दे बनने चाहिए, राम भी मुद्दा होना चाहिए, जो कम्युनलिज्म है वही मुद्दा होना चाहिए, लेकिन जो बाकी मुद्दे हैं उनको भी आना चाहिए। लेकिन
ये कांग्रेस पे डिपेंड करता है कि वो अपने मुद्दों पे जिस पे वो चुनाव देशदीप लड़ना जी, चाहती समय का अभाव है, वो एक और कैसे सवाल, कन्विंस मुद्दे करती है। इतने ज्वलंत है, इतने हावी है, इसके बावजूद उसका असर नहीं दिखाई देता है, वजह क्या है? देखिए, वजह मैं फिर वही बोलूंगा कि कन्विंस नहीं कर पा रही है शायद कांग्रेस जनता को, या फिर जनता को ये लगने लगा है कि नहीं, राम मंदिर एक बहुत बड़ा मुद्दा था, वो जी। उनको भगवान राम का मंदिर मिल गया है, हम्म। तो भूल जाते हैं। फिर मैं कहूंगा कि ये कांग्रेस की वीकनेस है कि वो अपने मुद्दे जनता तक, देखिए कौन सा एक परिवार है जो बेरोजगारी की समस्या को मुद्दा नहीं मानता, लेकिन वो क्यों नहीं मान पाता, ये एक बिल्कुल जांच का विषय, एक अन्वेषण का विषय होना चाहिए कि क्यों ऐसा हो रहा है। महंगाई हर जो एक जो गरीब परिवार से लेके जो मिडिल क्लास फैमिलीज हैं उनको परेशान करती है। आज खाने की थाली सबके लिए बहुत महंगी हो गई है, बिल्कुल। पेट्रोल डीजल के भाव देखिए क्या हो रहे हैं। तो मुद्दे तो हैं, लेकिन अगेन जनता को, जो ऑपोजिशन पार्टी है, कांग्रेस मेन ऑपोजिशन पार्टी जी। मध्य प्रदेश में है, जी। वो जनता को ठीक है। कन्विंस नहीं कर पा रही है कि ये मुद्दे भी तो हैं चलिए, और कम से उनको कम जब आपकी बात यहाँ पे बैलेंस जितेंद्र होती मिश्रा है जी ने तो सुन ली मुद्दों को भी होगी, ध्यान अब में वो रखना इस बार चाहिए। कम से कम कन्विंस करवा रहे। फिलहाल समय हमें इतनी इजाजत देती है। आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। देशदीप जी, जितेंद्र जी और गुंजन जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, समय देने के लिए। इस डिबेट शो में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।